हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं क्लास नंबर 5, जो आपके लिए क्या है, गैसेस स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। मतलब जो गैसेस स्टेट होती है क्या होनी चाहिए और कैसे हम उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करेंगे हम। तो इससे पहले हमने आपके 4 चैप्टर प्रोवाइड करवा चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। ठीक है, कल हमने पढ़ा था लिक्विड स्टेट। ये हमारे 3-4 चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो आप बोल सकते हैं हमारी क्लास 5 है। क्लास 5 के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर भी क्या, क्लास 6 है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पहले इसके अंदर जो जो टॉपिक्स है हम वही टॉपिक्स का यहाँ पर क्या करना है, डिस्कशन करने वाले हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जितना टॉपिक आपको क्या है सिलेबस में दिया गया है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्या कंटेंट लेके आया हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास वास्तविक गैसों के लिए, ठीक है, समीकरण। जो इक्वेशन होती है हमारे पास, जो रियल गैस इक्वेशन वो क्या होती है। तो पहला टॉपिक हमारे पास यही है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखा है वास्तविक गैसों के लिए। ठीक है, स्थिति समीकरण जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो उस संबंध को व्यक्त कर जाता है जो गैस के दबाव मतलब प्रेशर, आयतन, ठीक है, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, और तापमान के बीच क्या होता है, संबंध को कहता है आइडेंटिफाई करता है। मतलब जो हमारे पास क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और क्या बोल सकते हैं तापमान या टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, एक संबंध को व्यक्त करता है। आदर्श गैस समीकरण जो हमारे पास हमने देखा था, जो हमारे पास क्लास 11 पढ़ी थी, उसमें क्या था हमारे पास पीवी इजिकल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है, पीवी इजिकल टू एनआरटी में मान लिया जाता है कि गैस के अणु के बीच कोई आपसी बल नहीं। तो इससे मेजर करा जाता है जो हमारे पास कहते हैं गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जाता है बिल्कुल भी कोई फोर्स वर्क नहीं करता है। और गैस का आयतन बहुत ही अधिक होता है। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है काफी ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है या बोल सकते हैं हाई होता है। हालांकि वास्तविक, ठीक है, जो किसकी बात कर रहा हूँ, वास्तविक गैसों में गैस के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण और विस्थापन बल होता है। अभी रीजन दे रहा है जो हमारे पास कहते हैं वास्तविक गैस। ठीक, वास्तविक गैस कैसे कहेंगे हम, जो कहते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्या होता है, फॉलो करता है। तो जो गैस के अणु होंगे उनमें क्या होता है आकर्षण बल, और दूसरा विस्थापन। विस्थापन का मतलब पार्टिकल कहते हैं जब टकराते हैं, जब कोलिजन करते हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं, उनके बीच में क्या विस्थापन होता है, जिसके कारण आदर्श समीकरण, ठीक है, जिसके कारण जो आदर्श समीकरण होती है वास्तविक गैसों पर क्या होती है, सही नहीं बैठता। तो रीजन क्या है, अगर पार्टिकल के बीच में हमें ये दो चीजें मिलती है तो उसके कारण वहां पर क्या होता है, जो हमारे पास रियल गैस की इक्वेशन है पीवी इजिकल टू एन आर टी, वो उसके लिए क्या होती है, सूटेबल नहीं होगी। अब कह रहा कुछ प्रमुख क्या हमारे पास कंडीशन है कि किस किस कंडीशन पे हमारे पास वो गैस की जो इक्वेशन वो फॉलो हो सकती है, वर्क कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट नंबर पर वंडर वॉल समीकरण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वंडर वॉल्स। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, यह सबसे प्रसिद्ध समीकरण, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण है हमारे पास, जिससे वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझने के लिए क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं हम, जो हमारे पास क्या तो वास्तविक गैस उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, वो किसके द्वारा पता कर सकते हैं हम, वंडर वॉल्स इक्वेशन के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इनटू में होता है वी माइनस वी इजिकल टू आर टी होता है, जहाँ पर पी का मतलब क्या होता है प्रेशर, वी का मतलब क्या होता है आयतन, ठीक है, टी का मतलब टेम्परेचर, आर का मतलब क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक होता है, ए और बी क्या होते हैं गैस की विशेषताओं के अनुसार निर्धारित स्थिरांक होते हैं। ठीक, ए और बी के यहाँ पर निर्धारित स्थिरांक होते हैं, जो क्या होता है डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, गैस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई हैं हमें, क्या क्या हम समीकरण पढ़ते हैं, रेड लीच लूंग समीकरण। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक और इक्वेशन है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये समीकरण गैस के दबाव, आयतन और तापमान के बीच अधिक सटीक संबंध क्या करते हैं, यहाँ पर व्यक्त करता है। इसका मतलब जो एकदम एक्यूरेट रिलेशनशिप होगा बिटवीन द गैस, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो कौन करेगा, हमारे पास रेडलिच लूंग समीकरण है। दूसरा हमारे पास पेंचू रॉबिन्सन समीकरण। ठीक है, पेंचू रॉबिन्सन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने नॉर्मल पढ़ा, वंडरवाल समीकरण हम पढ़ते ही क्लास 11 12th में, लेकिन यहाँ पर क्या दो नई समीकरण लाए हुए हैं, रेडलिच लूंग और समीकरण, और क्या है पेंचू रॉबिन्स समीकरण। ठीक है, यह समीकरण एक सामान्य स्थिति समीकरण, ये कैसे हमारे पास ये समीकरण, तो लेकिन कौन सी कंडीशन में, समान सी है, नॉर्मल कंडीशन पे, जिसका उपयोग गैसों के उच्च दाब, ठीक है, उच्च दबाव का मतलब उच्च दाब की बात करो और तापमान पर किया जाता है। तो इस समीकरण का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे पास कैसा हाई प्रेशर हो और दूसरा कैसा हो हाई वॉल्यूम, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, पेंजू रॉबिन्सन समीकरण का। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पर आंतरिक, ठीक है, आणविक प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, जिसका सेकंड टॉपिक है हमारे पास जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह वह प्रतिक्रिया होती है, वह क्रिया होती है जिसमें एक अणु के भीतर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें क्या होता है जो रासायनिक प्रोसेस होती है एक ही अणु के भीतर, क्योंकि सारे रासायनिक चेंजेस या केमिकल चेंजेस होते हैं ना कि अणुओं के बीच। तो डिफरेंस बिल्ला जो चेंजेस होंगे किसके बीच में होनी चाहिए, एक ही रासायनिक अणु के भीतर होनी चाहिए,
ना कि अणुओं के बीच में। तो जो पार्टिकल टकरा रहे हैं वो हमारे अणु का वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर एक पार्टिकल है उसके भीतर कितने चेंजेस हो रहे हैं वो उसको डिफाइन कर रहा है। इससे हम ठीक है ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही अणु के भीतर उपस्थित विभिन्न अणु हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है उसके भीतर भी क्या होंगे, ग्रुप पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। आपस में प्रतिक्रिया जब क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो एक क्या होता है, नया संरचना बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे, नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। आंतरिक आणविक प्रतिक्रियाओं में एक अणु अपने भीतर ही रासायनिक संबंधों को तोड़ता है। यह कहते हैं वहां पर जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा होता है और नए बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है या नए बॉन्ड बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नया अणु या संरचना उत्पन्न होती है। अगर अणुओं के बीच में क्या हो रही रिएक्शन हो रही, अणु के भीतर अणुओं ग्रुप में क्या हो रही रिएक्शन हो रही, तो वहां पर क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर नया बॉन्ड बनता है तो वहां पर क्या होगी, नई संरचना हमें प्राप्त होगी। इसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर। इसे वो क्या कहते हैं, हम इंटरमोलिकुलर नाम दिया गया है क्योंकि यह प्रतिक्रिया एक ही अणु के भीतर होती है। तो हमें एक चीज मिली जो हमारे पास क्या होती है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की होती है, एक ही अणु के भीतर होने वाली क्या है हमारे पास प्रोसेस है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास साइक्लिक एस्टर गठन, ठीक है। साइक्लिक एस्टर गठन मतलब जो क्या होता है, साइक्लाइजेशन होगा किसका, फॉर्म ऑफ एस्टर, ठीक है। फिर जब दो अणु में क्या होते हैं, दो सक्रिय समूह होते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास एक अणु होगा कि जिसे हम अल्कोहल ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, ठीक, जिसमें क्या होंगे, दो समूह की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये अल्कोहल और दूसरा हमारे पास क्या कार्बोनिक एसिड है या COOH होते हैं। यह दोनों समूह आपस में प्रतिक्रिया करके एक ईस्टर फॉर्म बनाते हैं। ठीक, क्या बना है, जब दोनों ग्रुप के अल्कोहल या कार्बोनिक एसिड जब करते हैं आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, साइक्लिक संरचना बनाती है। कैसी संरचना बनाएगी, यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें देगा। दूसरा है हमारे पास इंटरमोलिकुलर, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरामोलिकुलर, ठीक, जिसको अंतरामोलिकुलर या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब एक अणु में हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक, जब बात किसकी कर रहा है, जब हमारे पास अणु होगा उसमें हाइड्रोजन बनना है, जैसे कि पानी, ठीक है। पानी के अणु में आंतरिक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। कौन सा बंध बनना भी, आंतरिक। इसका मतलब क्या, इंट्रामोलिकुलर हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, एक आंतरिक आणविक प्रतिक्रिया का क्या उदाहरण है। ये सारे एग्जांपल किसके चल रहे हैं हमारे पास, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन के सारे हम एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर जब एक अणु में दो कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कौन से ग्रुप, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक नया बॉन्ड क्या होते हैं, बनाते हैं, जिससे एल्डोल यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है इसमें, एल्डोल यौगिक। तो इसका मतलब अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, जो है ये एक दूसरे के साथ करते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, एक एल्डोल यौगिक बनाते हैं, जो काफी ज्यादा क्या होता है हमारे पास नया प्रोडक्ट होगा। यह प्रतिक्रिया अक्सर कार्बन कार्बन बंध बनाने में मदद करती है। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में बनेगा, एक कार्बन, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, एक कार्बन और ये क्या बनेगा, दूसरे कार्बन के बीच में क्या था, हमेशा बॉन्ड बनाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 3, ठीक है। अब गैसों का क्या है हमारे पास, द्रवीकरण, जिसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेस से, ठीक। इसमें क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, वह प्रक्रिया जिसमें गैस को ठंडा करके, ठीक, इसमें क्या होता है, गैस को ठंडा करके या दबाव बढ़ाकर उसे द्रव में बदल दिया जाता है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ठंडा करके या उसका प्रेशर बढ़ा के उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम द्रव में परिवर्तित कर देते हैं। गैसों के द्रवीकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, गैसों को अधिक संकुचित के रूप में संग्रहित करना। इसका मतलब जैसे हम नॉर्मल हम क्या यूज करते हैं भाई, किसमें यूज करते हैं, हम गैसों को यूज करते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। आपने देखा होगा उसमें हमारे पास क्या वो गैसेस होती है, वो किसके फॉर्म में होती है, लिक्विड। इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है, जिस कारण क्या किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, संकुचित होती है। संकुचित का मतलब उसको हम अधिक से अधिक ज्यादा करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि उनका, ठीक है, ताकि उनका परिवहन और उपयोग क्या हो, सरलता से हो सकता है। इसका मतलब अगर हम क्या करना है, गैसों का द्रवीकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर होना चाहिए या उसमें क्या होता है, दबाव ज़्यादा डालना चाहिए, जिस कारण जो लिक्विड गैस होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका प्रयोग हम क्या सकते हैं, आसानी से उसका यूज़ हम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तापमान और दबाव के विशेष संयोजन के आधार पर काम करती है। तो डिफरेंस किस में वर्क कर रहा है, यहाँ पर तापमान और दबाव कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब इतने टेम्परेचर, इतने यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर में हम प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो कह रहा है गैसों का द्रवीकरण एक विशेष समान, ठीक है, एक विशेष तापमान जिसे संतृप्त तापमान कहते हैं। कौन सा तापमान की बात कर रहे हैं, जिसे संतृप्त तापमान कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं यहाँ पर, और दबाव पर निर्भर करता है। जो गैसों का क्या होगा, द्रवीकरण होगा, टेम्परेचर और प्रेशर पर करता है, निर्भर करता है। जब गैस को उसके संतृप्त तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो उस पर उच्च दबाव डाला। अगर हम उसके टेम्परेचर से नीचे क्या करते हैं, डाउन करते हैं, अगर हम उसके ठंडा करना तो उसमें प्रेशर कैसा लगेगा,
उच्च दाब लगता है तो गैस के अणु आपस में और अधिक क्या होते हैं आकर्षित। इसका मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर वहाँ करें लगाएंगे तो जो जितने क्या होंगे गैस के पार्टिकल्स होंगे, गैस के जो अणु होंगे वो क्या होता है आपस में कहते हैं आकर्षित होने लगते हैं और अंततः गैस द्रव के रूप में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। पहला फॉर्मेशन। दूसरा इसके द्रवीकरण के तरीके। अब हम क्या क्या मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास कूलिंग। कूलिंग क्या मेथड होता है हमारे पास, गैसों को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। नॉर्मल हमने देखा गैस को जब हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं उसको द्रव में बदला जाता है। जैसे जैसे गैस का तापमान घटता है तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा कम होती जाती है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर वो क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने बोला जो क्या होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी के, वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हमारे पास ये हमारे पास प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है घटता है। ठीक है, सिंबल्स बना देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी हमारे पास कम हो जाएगी। दूसरा केस अगर टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी भाई हमारे पास इंक्रीज होगी। तो मतलब इससे साफ पता चलता है अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपना आप ही डाउन हो जाएगी। आगे चलते मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है। ठीक है, वेट देखा। उसके बाद कह रहा है काइनेटिक बल और अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है। तो मतलब जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसे होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अंततः गैस ठंडी होकर द्रव में क्या हो जाती है बन जाती है। पहला मेथड मिलता है कूलिंग। दूसरा होता है दबाव बढ़ाना। मतलब जब हम प्रेशर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं गैस के दबाव बढ़ाने पर उसके अणुओं में क्या होते हैं आकर्षण बल बढ़ता है। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो कैसे हो रहा है बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है जब गैस को हम कहते हैं दबाव बढ़ाते हैं जिससे गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यदि गैस को संतृप्त तापमान से नीचे ठंडा करा जाता है तो क्या होता है जो दबाव होता है वो भी क्या होता है बढ़ा दिया जाए। तो क्या कहता है गैस का ये बोल सकते हैं जो गैस को हम द्रवीकरण कर रहे हैं काफी ज्यादा क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास टेम्परेचर किसी गैस का अगर उसको प्रेशर से उसकी जो फिक्स वैल्यू से थोड़ा सा कम कर दिया जाए और साथ में हम प्रेशर बढ़ा दें तो ये प्रोसेस क्या होता है जो प्रोसेस है किसकी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की उसको काफी ज्यादा कहता है फास्ट कर देता है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास उदाहरण क्या क्या हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं इसके। ठीक, द्रवीकरण के उदाहरण पहला क्या है प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। कह रहा है सी। ठीक है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या करता है जब ठंडा करता है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस को जब ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ताकि वो आसानी से किया जाए ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसका मतलब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। प्राकृतिक गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब जब हम प्राकृतिक गैस को ठंडा करके द्रव में बदलते हैं तो उसे हम क्या सकते हैं अधिक से अधिक आसानी से करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका क्या सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या जब हम किसी यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का द्रवीकरण। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का द्रवीकरण। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसों का उच्च दाब कौन से दाब पर बात करनी उच्च दाब पर बात कर रहे हैं और निम्न तापमान तापमान कैसे होना चाहिए निम्न तापमान पर द्रवीकृत किया जाता है। इन्हें चिकित्सा औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग करना आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या द्रवीकरण करना है तो आपको टेम्परेचर कैसे चाहिए कम चाहिए और प्रेशर कैसे चाहिए हाई चाहिए तब जाके इनको क्या कर सकते हैं द्रवीकृत कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का द्रवीकरण। इसको हम कैसे लिक्विफाई करेंगे इसको CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को भी उच्च दाब पर द्रव में बदला जा सकता है। जैसे हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे करते हैं अधिक प्रेशर अप्लाई करें तो उसको भी हम किस में बदल सकते हैं द्रव में बदल सकते हैं जिसे फिर विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है। तो ये दूसरा गैस मिल गया हमें। तीसरा गैस चलते हैं गैसों के द्रवीकरण का महत्व क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका कि हम गैसों को लिक्विफाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी। पहला संचयन और परिवहन। इसका मतलब क्या स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। गैसों को द्रवीकरण करके संकुचित रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं द्रवीकरण करके उसको अधिक से अधिक कह सकते हैं स्टोर कर सकते हैं संग्रहित कर सकते हैं जिससे बड़े पैमाने पर गैसों का परिवहन आसान हो जाता है। इसका मतलब उससे क्या होगा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा गैसें को क्या होगा इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल कह रहा है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं जिसको हम किसमें यूज करते हैं रसोई के रूप में या रसोई में गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला औद्योगिक बोल सकते हैं या औद्योगिक बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज हो सकता है क्या यूज हो सकता है।
गैसों का द्रवीकरण कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि ठंडक पैदा करने में, मतलब ठंडक मतलब कूलिंग वाली फील, ठीक है, किसी चीज को ठंडा करने में या हमें ठंडा लगना चाहिए। रासायनिक निर्माण और चिकित्सा में गैसों के वितरण में, तो क्या कह रहा है, देखो चिकित्सा में गैसों के वितरण के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, किसका, गैसों के द्रवीकरण का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है मैक्सवेल का वितरण नियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास मैक्सवेल मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लॉ ऑफ मैक्सवेल मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता था हमें, यह वह सांख्यिकी वितरण है जो गैस के अणुओं के संवेग को व्यवस्थित करता है। मतलब जो हमारे पास पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं उनका कितना संवेग है, उनको क्या करता है, व्यवस्थित करता है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में क्या करेगा, लाने की कोशिश करेगा। यह वितरण गैस के अणुओं के बीच संवेग की विभिन्न स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स उनके बीच में क्या क्या संवेग, वहां पर जो क्या क्या मोमेंटम हो रहा है उसके बारे में करता है, हमें नॉलेज देगा, उसके बारे में क्या करेगा, जानकारी प्रदान करता है। और यह अधिकतर आदर्श गैसों में क्या होता है, लागू होता है। किसके लिए लागू होगा भाई, आदर्श गैसों के लिए ये क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। ये सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक थ्योरी पर क्या करता है, डिपेंड करता है या आधारित रहता है। और यह गैस के अणुओं के गतिज ऊर्जा और संवेग के वितरण के नियम को भी क्या करता है, आधारित करता है या निर्धारित करता है। मैक्सवेल के, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो कह रहा है मैक्सवेल का संवेग वितरण गैस अणुओं के संवेग भी, ठीक है, मोमेंटम कहते हैं, और उनके तापमान के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है। जो हमारे पास क्या होगा, मैक्सवेल का वेग संवेग वितरण नियमों को कहता है, टेम्परेचर, ठीक है, पहला टेम्परेचर, दूसरा क्या होगा, प्रेशर, उनके बीच में क्या होता है, महत्वपूर्ण संबंध दर्शाता है या रिलेशनशिप। इसे मैक्सवेल वोल्टजमैन वितरण के रूप में भी कहा जाता है, जाना जाता है। जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो गैस के अणुओं की ऊर्जा, ठीक है, क्या होता है, हमें गैस के अणुओं की ऊर्जा और गति के वितरण को क्या करता है, निर्धारित करता है। यह वितरण हमें बताता है कि गैस के अणु किसी दिए गए संवेग के साथ किस संभावना पे साथ आ पाएंगे या जा पाएंगे। मैक्सवेल का संवेग वितरण। अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या हो सकती है, इक्वेशन सही से देखना है, एक बार मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास एफ पी का मतलब मोमेंटम होता है, ये होता है ए डॉट पी स्क्वायर डॉट ई, ये जो माइनस वाला पोर्सन ये इसकी पावर में, इसका मतलब जो पी स्क्वायर है अपॉन 2m के बी टी, के बी यहाँ पर क्या हमारे पास वोल्ट वेग नियतांक है, ठीक है। जहाँ पर एफ क्या होता है, संवेग होता है, वो क्या होता है, अणु की संख्या का घनत्व डिनोट करेगा। ए का मतलब समानीकरण स्थिरांक, मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, पी का मतलब संवेग, एम का मतलब क्या है, गैस का अणु का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, के बी क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन स्थिरांक हो जाएगा, और टी का मतलब क्या जाएगा हमारे पास, तापमान। तो ये हमारे पास क्या, मैक्सवेल का संवेग वितरण नियम। तो इसमें काफी छोटी छोटी चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। इस समीकरण के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस समीकरण के अनुसार गैस का अणु का संवेग एक निश्चित मूल्य से क्या होता है, अधिक होने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब एक निश्चित जो वैल्यू होगी उससे क्या होगा, बहुत कम होती है, क्योंकि ई की पावर जो क्या होती है यहाँ पर, ये ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के बी टी के रूप में यह क्या थी, गिरावट, मतलब ये क्या था, साइन जो इंडिकेट कर रहा है क्या था, यहाँ पर लो करता, लो का मतलब नीचे जो वैल्यूज हो रही है कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि अधिकतम अणु ऐसे होंगे जिनका संवेग कम होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका जो क्या होगा, संवेग होगा, कैसा होगा, कम होगा। जैसे जैसे संवेग बढ़ेगा तो उनकी संख्या क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब जो क्या होगा, यहाँ पर एक चीज बना के दे देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसने क्या बोला, जैसे जैसे क्या होगा यहाँ पर संवेग कम होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर संवेग बढ़ेगा तो उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो पी होगा मोमेंटम, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, कैसे होगा, लेकिन इनवर्सली किसके, 1/n के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और नया रिलेशन मिल जाएगा हमें, ठीक। इसने बोल, जो हमारे पास क्या होगा, संवेग बढ़ेगा तो नंबर्स क्या होंगे, घटेंगे। इसका मतलब अगर मोमेंटम बढ़ता है, अगर मोमेंटम कैसा होता है, इंक्रीज होता है, तो ये भी क्या होगा, ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज होगा। इसको मैं एक मिनट, ठीक है। तो ये अपोजिट रिलेशन बनाना हमें, ठीक है। अगर ये प्रेशर यहाँ पर संवेग इंक्रीज होता है तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज होगा, क्योंकि जो ये वाला साइन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये क्या था, हमेशा रिलेशन अपोजिट शो करता है हमें। तो जिससे हमें पता चलता है एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज क्या हो जाएगा, अपना आप ही कम हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
संवेग वितरण, मोमेंटम का वितरण यहाँ पर कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर इस वितरण को इस प्रकार से समझा सकता है कि जैसे गैसों के जो अणु का संवेग होता है वो विभिन्न मानों के साथ क्या होता है, वितरित होता है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग उनका क्या होगा, संवेग होगा। तो अधिकतर जो छोटे अणु होंगे संवेग वाले होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, छोटे अणु होंगे कैसे होंगे, संवेग वाले होते हैं, जबकि कुछ अणु उच्च संवेग के साथ होते हैं। मतलब कुछ का क्या होगा, संवेग क्या होगा, कम होगा, कुछ का संवेग कैसा होगा, कम होगा, तो कुछ का संवेग कैसा होगा, उच्च होगा। उसका मतलब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम होगा। अगला गैस का तापमान, इसका क्या रोल हो सकता है यहाँ पर? तापमान के साथ गैस के अणु के संवेग वितरण में परिवर्तन होता है। उच्च तापमान पर अणुओं का औसत संवेग अधिक होता है और कम तापमान पर कम होता है। इसका मतलब जो क्या होता है, संवेग होगा P, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक, अगर ये संवेग बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो संवेग बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम तो संवेग भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उच्च तापमान पर क्या होगा, अणुओं का संवेग कैसा होगा, उच्च हो जाएगा, और कम तापमान पर कैसा होगा, कम होगा। अगला है गतिकी रासायनिक, ठीक है, गतिकी और रासायनिक प्रतिक्रिया, मतलब जो काइनेटिक हुआ और क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल प्रोसेस हुई, उसमें क्या डिफरेंस हुई। तो मैक्सवेल का संवेग वितरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दरों का निर्धारण करने में भी मदद करता है। जैसे, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कुछ उच्च संवेग वाले अणु क्या होते हैं, बहुत अधिक क्या होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, अगर उनका संवेग कैसा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब जो क्रिया हो रही है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, अधिक क्या होगी, प्रतिक्रियाशील होगी। मतलब क्या, अधिक क्या होगी, इफेक्टिव क्या होगी, वहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। अगला है वॉल कोलिजन एंड फ्लो, ठीक, दीवार से टकराव, मतलब जो कोलिजन की होगी, कोलिजन होगी पार्टिकल के साथ, वॉल के साथ, और कैसे वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है गैस और तरल पदार्थों के गतिज व्यवहार को समझने, मतलब जो मोशन कर रहा है उसको समझने के लिए हमारे पास क्या होती है, महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है। यह दो प्रमुख पहलू हैं जो किसी पदार्थ के प्रवाह और उस पर लागू बल का कहते हैं निर्धारण करते हैं। पहला जो क्या होता है, पदार्थ की प्रवाह फ्लो है, और दूसरा जो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास बल, उसमें जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं, निर्धारण करते हैं। खासकर जब वह किसी ठोस दीवार, ठीक है, जब किसी ठोस सरफेस या ठोस सतह से बोल सकते हो, या अन्य सतह से टकराता है। तो पहला क्या हमारे पास, वॉल कोलिजन। वॉल कोलिजन होता है क्या, इसमें क्या चीज होने वाली है, जब गैस या तरल, ठीक है, जब गैस या तरल का कण किसी ठोस दीवार से टकराता है तो उसकी गति और वेलोसिटी की दिशा क्योंकि बदल जाती है। अगर कोई पार्टिकल किसी चीज से टकरा है तो उसकी वेलोसिटी तो बदलेगी, और साथ में गति दिशा भी हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। टकराव के समय, ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा कुछ हद तक दीवार को स्थानांतरित हो सकती है। मतलब जो इसी पार्टिकल उसमें क्या होता है, मूव करता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक दीवार है, ठीक है, अभी एक पार्टिकल हमारे पास ये वाला है, तो अगर ये इसमें टकराता है तो जो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इस वाले पार्टिकल की, वो क्या होगी, इस दीवार पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, और दीवार पर बल लागू कर सकती है। तो क्या होगा, दीवार पर एक बल लागू करेगी, और इस प्रकार के टकराव को अक्सर आधिकारिक टकराव या इलास्टिक कोलिजन के रूप में मानते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई पार्टिकल से, गैस का पार्टिकल से, वो क्या होता है, दीवार से जाकर टकराता है। तो जितनी पार्टिकल की क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या होती है, दीवार में कुछ क्या होती, कुछ पूरी नहीं कह रही, पूरी नहीं कह रहे हैं, तो क्या होता है, उसकी जो कुछ एनर्जी हुई क्या होती है, दीवार पर क्या होती है, स्थानांतरित होता है, जिस कारण क्या होता है, दीवार पर क्या होगा, एक बल लागू होगा, और जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्योंकि यह गुण दीवार के बीच ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं था। तो इस बार इस कंडीशन में क्या होगा, जो दीवार के बीच में होगा, कण के बीच में, वहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा, कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब वहाँ पर क्या होगी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, यदि दीवार पर कोई विकृति ना हो। अब विकृति क्या होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या हमारे पास, अगर दीवार में क्या कोई विकृति, मतलब कोई वहाँ पर चीजें अफेक्टेड ना हो। किसी गैस के कण जब दीवार से टकराते हैं, ठीक है, अगर क्या कोई पार्टिकल से दीवार से टकरा रहा है तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है, मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। यह दीवार पर दबाव या बोल सकते हो प्रेशर को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप गैस कणों की औसत गति, तापमान और संवेग सभी दीवार के साथ टकराने के परिणाम सबके होती है। अगर जैसी पार्टिकल दीवार से टकरा रहा है तो उसका तापमान, उसका संवेग, जो गति होगी, सारी चीजों में क्या होगा, प्रभावित होगा। कब होंगे प्रभावित, जब वो क्या करते हैं, दीवार के साथ क्या करेंगे, टकराव करते हैं। अब कह रहे गैसों के लिए दीवार से टकराने वाले कणों की गति और दीवार पर लगने वाले दबाव गैस के तापमान और द्रव्यमान पर क्या होती है, निर्भर करते हैं। किस पे तापमान करता है, तापमान पर और द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा टॉपिक हमारा फ्लो, प्रवाह क्या होता है। प्रवाह का मतलब होता है कि किसी पदार्थ जैसे तरल या गैस ले लेते हैं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, गति करना, या एक स्थान से दूसरा तक क्या करना, ट्रांसफर करना, या क्या करना, मूवमेंट करना। जब किसी पदार्थ का प्रवाह होता है तो उसके कण एक निश्चित दिशा में करते गति करते हैं। जैसे मान लें सपोज हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे पार्टिकल भी क्या होते हैं, उसी डायरेक्शन मूव करेंगे। और यह गति, ठीक, इस गति को हम कहते हैं प्रवाह।
या वेसल्स कहते हैं, जिससे क्या होता है कंटेनर होता है कि दीवारों से टकराकर उसी पर क्या होती है बल डालती है। मतलब हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है और जब वो टकराते हैं तो उसी दीवार पर क्या करती है बल को क्या करती है अप्लाई करती है, बल को क्या करती है निरूपित करती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम क्या करते हैं एक फॉलोइंग विचार हमारे पास कुछ यहाँ पर सिद्धांत दिए उसको समझते हैं क्या सिद्धांत क्या बोलता है। ठीक है, प्रवाह की दर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा प्रवाह की दर को निर्धारित करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि किसी दिए गए स्थान से कितना पदार्थ एक निश्चित समय से गुजरता है। मतलब जैसे कॉलिजन हो तो वहां पर एक टाइम में कितना पदार्थ का अमाउंट है, ये अमाउंट ऑफ क्या हमारे पास मास, ये अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या पार्टिकल, वो कितना गुजर रहा है, कितना बीत रहा है, ये कितना उस समय सप्लाई हो रहा है, या कितना उस समय से क्या हो रहा है पास हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हमारे पास है ए डॉट बी, जहाँ पर ए क्या होता है प्रवाह की दर, और ये ए का मतलब क्यू क्या होता है हमारे पास प्रवाह दर होता है, ए क्या होता है हमारे पास प्रवाह क्षेत्र होता है, और वी का मतलब वेलोसिटी पदार्थ की होती है गति होती है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट हमने न्यूटन का प्रभाव क्या होता है या न्यूटन का बहाव क्या कहता है। यह तब होता है जब एक पदार्थ में, ठीक है, यह विशेषकर तरल की बात कर रहा है, जब एक पदार्थ की, ठीक है, के प्रवाह में गतिज घनत्व और तापमान के अनुरूप रेखिक संबंध, कैसे संबंध होना चाहिए, लीनियर, यहाँ पर क्या होता है रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में, तापमान और डेंसिटी के बीच में। इसका मतलब ये है कि प्रवाह का वेग, जो प्रवाह का वेग होगा और दीवार से संपर्क में आने वाले पदार्थ की गति एक स्थिर संबंध बनाती है। स्थिर का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा हमारे पास टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो, ठीक है, दूसरा क्या है टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो। ठीक है, प्रवाह को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है हमारे पास लेमिनार फ्लो, दूसरा है टर्बुलेंट। इसमें पदार्थ की गति चिकनी और परतों में होती है। इसमें जो पदार्थ की क्या होगी मोशन है वो कैसा होगा, चिकनी स्मूथ सरफेस होनी चाहिए और कैसे होनी लेयर में होना चाहिए, और कोई विचलन या उथल पुथल नहीं होता। मतलब जो लेमिनार फ्लो होगा उसमें क्या होगा, कोई ऊंचा नीचा स्टेप नहीं होगा। मतलब इस टाइप से मतलब होना चाहिए बैरियर, परजेंट नहीं चाहिए बैरियर, कैसे होना चाहिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए जिसमें क्या होगा पदार्थ आसानी से मूव। तो ये वाला क्या होगा हमारे पास नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा हमारे पास ऐसा स्मूथ सरफेस होना चाहिए। दूसरा कह रहा है टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इस पदार्थ की गति अनियमित होती है, मतलब फिक्स नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या कर्व कर सकता है या ऊपर नीचे उथल पुथल के, और कणों का आपस में टकराव अधिक होता है। जबकि आपको पता है मोमेंटम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मतलब उथल पुथल ज्यादा हो रही है, तो मतलब कण के पार्टिकल जो सॉरी हमारे पास जो कंटेनर उसमें पार्टिकल जितने भी परसेंट हो सारे क्या आपस में अधिक से अधिक करेंगे टकराव करेंगे, जिसके प्रभाव के, ठीक है, पैटर्न में उथल पुथल और मरोड़पन उत्पन्न होता है। उथल पुथल का मतलब सपोज कीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इसमें हमने कुछ क्या रखे कंटेनर क्या रखे कुछ, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स परसेंट, ठीक है। शायद ठीक, अब जैसे ही पार्टिकल के होंगे यहाँ पर थोड़े से बड़े बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पार्टिकल करते टकराते हैं, टकराने के बाद गति कैसे करेंगे, चारों दिशाओं में कह सकते हैं यहाँ पर गति कर सकते हैं। तो जिस कारण क्या होगा अगर ये चारों दिशाओं में क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं, तो उनकी गति कैसे होगी, उथल पुथल वहाँ पर क्या होगा परजेंट होगा, परजेंट सारे पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं चारों दिशाओं में मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो वहाँ पर क्या होगा अधिक से अधिक फ्लो होगा, जो उस फ्लो का पैटर्न होता है उस पैटर्न को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ पर उसे कहा जाता है। आगे हमारे पास दीवार से टकराव और फ्लो का संयोजन, ठीक है, दीवार से वॉल कोलिजन में क्या होता है प्रवाह का संयोजन कैसे कॉम्बिनेशन में, जब कोई गैस या तरल पदार्थ दीवारों से टकराता है तो उस टकराव के कारण पदार्थ की गति पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जैसे कोई पार्टिकल दीवार से टकराएगा तो उसकी गति पर क्या पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि गति कम होना या दिशा में बदलाव होता है, जिससे क्या होता है पदार्थ की गति में या दिशा में बदलाव होता है। उदाहरण किसी पाइपलाइन में तरल का प्रभाव करते समय, ठीक है, जैसे हम करते हैं किसी पाइपलाइन में तरल पदार्थ का प्रभाव कर रहे हैं, तो पाइप की दीवार से टकराने वाले कणों की गति कम हो सकती है और पाइप के भीतर प्रभाव की दिशा बदल सकती है। जैसे क्या होगा अगर वहाँ पर क्या होगा कोलिजन कम होता है तो दिशा भी क्या होती है उसके अंदर बदल सकती है। दूसरा दीवार पर लगे बल और दबाव, दीवार पर क्या क्या बल लग सकता है और दबाव कैसा होगा। दीवार से टकराने वाले कणों की गति और संवेग के कारण दीवार पर बल क्या होता है उत्पन्न होता है। दीवार पर बल क्या होता है भाई उत्पन्न, जैसे पार्टिकल करता है दीवार से टकराता है तो दीवार पर क्या होगा प्रेशर उत्पन्न होगा या क्या होगा बल उत्पन्न होगा। यदि दीवार पर कोई आकारिक गति की मौजूद है जैसे किसी पाइप का आकार, ठीक है,
तो यह प्रवाह को प्रभावित करता है। एक स्ट्रेट होगा मतलब जो पाइप का आकार कैसे तो फिक्स होता है, गोल होगा तो गोल फॉर्म में होगा, ये करता है, प्रभावित करता है और दबाव उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रेशर को यहाँ पर क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। यह प्रवाह की गति और दिशा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे सपोज हम एक पाइप यूज कर रहे हैं तो उस पाइप में क्या है, पानी सीधे जाएगा तो एक लाइन पे जाएगा, ये हो गया आपका आकारी, मतलब एक पाइप हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जितना भी प्रेस होगा इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि पाइप कर रहा है सिंपली एक पाइप, सब जो हमारे पास तरल पदार्थ है वो क्या कर रहा है, एक पाइप के अंदर जा रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये क्या था, वहाँ पर एक दबाव के कारण उत्पन्न करेगा और क्या करता है, गति की दिशा या गति और दिशा को कहता है नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अगला हमारे पास तापीय चालकता जिसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इसका क्या है, दूसरा है विस्कोसिटी जिसे हम बोलते हैं श्यानता, ठीक है। दोनों ही पदार्थ के, ठीक है, क्या है, भौतिक गुण होते हैं जो तापीय और यांत्रिक गुणों को कहते हैं निर्धारित करते हैं, जैसे लिक्विड, सॉलिड और अतिथिज, ये बोल सकते हैं अधिक और। तो जो क्या होगा हमारे पास तापीय चालकता और क्या होगी विस्कोसिटी, ये क्या होंगे पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं जो क्या करते हैं तापीय और यांत्रिक गुणों को कहते हैं निर्धारित करते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारे पास तापीय चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, किसी पदार्थ की क्षमता, ठीक है, किसी पदार्थ की उस क्षमता को कहते हैं, अगर हमारे पास तापीय चालकता की बात कर रहा हूँ, किसी पदार्थ की उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा वह पदार्थ ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करता है। अगर ऐसी कैपेसिटी की बात कर रहा है जिसमें उसी पदार्थ को क्या था, टेम्परेचर को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या था, संचारित करता है, इसके माप के रूप में इसे क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप के रूप में देखा जा सकता है, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं। किसी पदार्थ का तापमान कितना जल्दी बढ़ेगा या कितना जल्दी घटेगा, ये उसके क्या था, ताप की ऊर्जा पर क्या था, लागू करता है। मतलब जो हमारे पास कोई पदार्थ है उसका तापमान कितनी जल्दी बढ़ेगा या कितनी जल्दी कम होगा, वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो तापीय चालकता होती है जिसको हम कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस के डॉट ए डॉट डी टी अपॉन डी एक्स, ये क्या हमारे पास डेरिवेटिव है प्रकार का, सॉरी, जहाँ पर क्यों होता है, जहाँ पर क्यों क्या होता है, हमारे पास ताप का प्रभाव होता है, के का मतलब तापीय चालकता होती है, ए का मतलब क्षेत्रफल और डी का मतलब क्या है, तापमान का अंतर होता है। ये हमारे पास तापीय चालकता। अगला इसका महत्व क्या क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, इसका महत्व देखेंगे हम। कह रहे सामग्री पर तापीय गुण, तापीय गुण क्या हो सकता है, यह गुण विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अलग अलग पदार्थों का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे धातुएं, तांबा और एल्यूमिनियम आमतौर पर उच्च तापीय चालकता वाले होते हैं, जबकि लकड़ी और रबड़ कैसे होते हैं, कम तापीय चालकता वाले होते हैं। दूसरा उदाहरण, गर्म बर्तन को पकड़ते हुए महसूस होने वाली गर्मी तब होती है जब बर्तन का तापीय चालकता उच्च होता है। जैसे हम क्या करते हैं, खाना वाना बनाते हैं नॉर्मली, तो हमने देखा बर्तन गर्म होते हैं, कब होते हैं, जब उनकी चालकता कैसे अधिक होती है। ठंडा बर्तन पड़ते हैं वहाँ पर कुछ चालकता नहीं होती, वो क्या था, नॉर्मली ठंडा होता है, तो वहाँ पर कुछ तापीय गुण हमें महसूस नहीं होता है, जिससे बर्तन के साथ साथ कई संपर्क हो करते हैं तो आपके हाथ तुरंत तक पहुंच जाता है। जैसे हम उसको कहते हैं टच करते हैं तो हमारी क्या होती है, बॉडी में कहता है एनर्जी को कहता है हीट करता है, एनर्जी को कहते हैं ट्रांसफर करता है। दूसरा तापीय चालकता का उपयोग इंजीनियरिंग में ठंडी और गर्मी के संचारण के लिए, संचरण संचरण का मतलब यहाँ पर मीडियम की बात कर रहा है, जैसे कि हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है, इंसुलेशन मटेरियल्स और थर्मल मैनेजमेंट के सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है, तापीय चालकता या बोल सकते हो के का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अगला है विस्कोसिटी, जिसको बोलते हैं श्यानता। किसी तरल या गैस की एक अवरोधक गुण चाहिए, क्या हमारे पास एक अवरोधक गुण है, ठीक है, जो उसके प्रवाह को क्या करता है, प्रतिरोध को दर्शाता है, जो उसके प्रवाह क्या करता है, प्रतिरोध को दर्शाता है, मतलब कोई पार्टिकल्स या कोई हमारे पास लिक्विड को कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है तो उसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको दर्शाता है कौन, विस्कोसिटी। जब कोई तरल या गैस बहती है तो उसके अणु एक दूसरे के साथ करते हैं घर्षण करते हैं, घर्षण का मतलब फ्रिक्शन होता है जो हमेशा रहते हैं दो सरफेस के बीच में उत्पन्न होता है, और यह घर्षण उस पदार्थ के प्रवाह को धीमा कर देते हैं, ठीक है। जब दो एक जैसे पार्टिकल क्या होता है आपस में चलने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर क्या हुआ, घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण क्या करता है, जो पार्टिकल की जो मोशन होती है उस मोशन को करता है धीमा कर देता है। तो हमें, ठीक है, तरल की गड़ाई और इसको क्या कहते हैं, तरल के मतलब जो लिक्विड होता है वो कैसे दिखता है, गाढ़ा दिखता है या कैसे दिखता है, और ज्यादा गाढ़ा बोल सकते हैं, कभी थिक लेयर होती है तो कभी थिक काफी ज्यादा क्या होती है, हैवी होती है, मतलब मोटी होती है, भारी जैसी होती है। इसकी समय क्या होती है हमारे पास ईटा, ठीक है, या उसको बोल सकते हैं टाउ, टाउ इज इक्वल टू एन डॉट डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। टाउ का मतलब क्या होता है, तीव्रता, ठीक है। ईटा का मतलब क्या है, विस्कोसिटी, डी यू अपॉन डी टी का मतलब गति का ग्रेडियंट, मतलब वो कितना ज्यादा क्या कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगला इसका महत्व क्या हो सकता है हमारे पास, तरल पदार्थों का महत्व। विस्कोसिटी यह निर्धारित करती है कि कोई तरल या गैस कितनी आसानी से बह सकता है। जो हमारे पास क्या होती है, विस्कोसिटी होती है, ये हमें बताएगा जो हमारे पास लिक्विड है वो कितनी आसानी से मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। उच्च विस्कोसिटी वाले पदार्थ जैसे शहद, गिरीस,
ये क्या होता है, उच्च विस्कोसिटी। आपने देखा इनमें प्रवाह क्या होता है, बहुत ना के बराबर होता है, मतलब क्या होता है, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। जबकि कम विस्कोसिटी वाले पदार्थ जैसे क्या लेता है, पानी, एसीटोन, ये अतः आसानी से फैल जाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जब घर में पानी नहीं गिरता तो आसानी से क्या होता है, पूरे बरामदे में फैल जाता है, लेकिन जैसे वो करता है शहद या घी ले लो, तो नॉर्मली कहते हैं फ्लो कम होता है। फ्लो कब होगा, जब उसको हीट देंगे, जैसे उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तब वो फ्लो करता है, अदरवाइज फ्लो कम होता है। अगला गैस और तरल पदार्थों के गुण। देखिए गैस और तरल पदार्थ के क्या क्या गुण हमको देखने को मिल सकते हैं। तरल पदार्थों की विस्कोसिटी तापमान पर निर्भर करती है। जो हमारे पास लिक्विड वाले क्या होते हैं, मेटल, उनकी विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, तापमान पर। सामान्यतः जैसे जैसे तापमान बढ़ता है विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो विस्कोसिटी होती है वो कहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जैसे तापमान बढ़ेगा विस्कोसिटी कम, जैसे क्या होगा, तापमान तापमान क्या होगा, कम होगा, तो विस्कोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे कह रहा है उदाहरण के लिए, तेल का तापमान बढ़ाने पर उसकी गहराई कम हो जाती है। जैसे हम तेल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वो गाढ़ापन क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। विस्कोसिटी का उपयोग इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है, जैसे कि तेल उत्पादन, पेंट और दवाओं के निर्माण में। यहाँ पे हम किसका उपयोग कर सकते हैं, विस्कोसिटी का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चल सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तापीय चालकता और विस्कोसिटी के बीच संबंध। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस हमको या कोई रिलेशन मिल सकता है। एक मिनट रुकिएगा, इसको साइड कर देते थोड़ा, ठीक ठीक है। तो कह रहा है दोनों ही पदार्थों के प्रवाह और गतिशीलता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन, तापीय चालकता और विस्कोसिटी क्या करते हैं, प्रवाह और गतिशीलता को प्रभाव करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अलग अलग होता है। दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। जहाँ पर तापीय चालकता ताप के संचरण को प्रभावित करती है, तो वहीं विस्कोसिटी क्या करेगी, तरल में जो उत्पन्न होने वाला वो प्रतिरोध को कहते हैं, निर्धारित करेगी। मतलब तापीय चालकता ताप के संचरण, और जो क्या होगा हमारे पास विस्कोसिटी होगा वो क्या करेगा, प्रतिरोध को क्या करता है, व्यक्त करता है। दूसरा तापमान का प्रभाव। दोनों ही क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं, तापमान के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका भी प्रभाव कैसा होगा, विपरीत दिशा में होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो विस्कोसिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, तापीय चालकता क्या होती है, बदलती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ कम होता है, कुछ कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब कुछ बढ़ेगा तो कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास कंक्लूजन, हमने इसके अंदर कंक्लूजन क्या ले लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर डिस्कस हम कर सकते हैं। तापी चालकता एक पदार्थ को, ठीक है, एक पदार्थ के ताप को फैलाने की क्षमता। जो तापी चालकता होगी क्या करेगा, पदार्थ को, ठीक, पदार्थ का जो हमारे पास पॉइंट ए होगा उस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक वो कितना तापमान को करता है, इंडिकेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास पॉइंट ए और ये सपोज करो हमारे पास पॉइंट नंबर बी। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ए से लेकर कहाँ तक चलना हमको, बी तक मूव करना। तो ए पॉइंट से लेकर बी तक पॉइंट, ठीक है, वो कितना उसको क्या करता है, टेम्परेचर को यहाँ पर कह सकता है, फ्लो करवा सकता है। ये टेम्परेचर बना देते हैं, इसको कितना फ्लो करवा सकता है। दूसरा विस्कोसिटी क्या होती है, एक पदार्थ के प्रभाव को करता है, प्रतिरोध को निर्धारित करता है, मतलब क्या करता है, अवगमन को क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। निर्धारित प्रतिरोध मतलब एक प्रकार का अवरोध। मान लीजिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम होगा तो क्या, जो लिक्विड होगा या तरल पदार्थ होगा वो आसानी से क्या होता है, बहने लगता है। दोनों गुण कहते हैं पदार्थों के विभिन्न व्यवहारों, जैसे प्रवाह की, गर्मी का संचार और तरल। एक मिनट रुकिए, प्रकाश खोजिए, 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 रुकिए, प्रकाश खोजिए। ठीक है, क्या करते हैं, गढ़ाई का मतलब कम गाढ़ा, गढ़ाई का मतलब गाढ़ा। चलते नेक्स्ट स्लाइड को, ठीक है। अगला हमारे पास इसके क्या है, कुछ उपयोग लाए हूँ किसके, विस्कोसिटी के, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। पहला उपयोग हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग, दूसरा है, ठीक है, पेंट, तीसरा हमारे पास चौथा हमारे पास, ठीक है, एक स्लाइड और हमारे पास, ठीक है। देखते हैं कि उपयोग क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। पहला चला ऑयल रिफाइनिंग, तेल की विस्कोसिटी, ठीक है, जो तेल की क्या होती है, विस्कोसिटी का माप होता है, निर्धारित करने में क्या था, मदद करता है। तेल को पाइपलाइन में कैसे, ठीक है, जो तेल को हम क्या करते हैं पाइपलाइन में कैसे प्रवाहित किया जा सकता है, मतलब कैसे क्या होता है, फ्लो कर सकता है पाइपलाइन के अंदर। अधिक विस्कोसिटी वाला तेल जैसे पाइपलाइन में धीरे धीरे बहता है, अगर क्या होती है विस्कोसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो क्या करेगा, स्लो फ्लो करेगा, जिससे क्या होता है पाइपलाइन नेटवर्क में क्या होती है, प्रभावी रूप से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, गर्म करना होता है। आपने देखा होगा जैसे हम पेन यूज करते हैं नॉर्मली सॉरी, लिखने वाले पेन हम यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है पेन चलता नहीं, तो हम उसको कहते हैं फूक फाक, उसको कहते हैं थोड़ा हाथ में रगड़ के करते हैं, तो हीट करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो विस्कोसिटी थी कैसी थी, कम थी। जैसे हम कहते हैं उसको हीट देते हैं तो इसको विस्कोसिटी क्या देते हैं, काफी कम हो जाती है। मतलब पहले विस्कोसिटी कैसी थी, ज्यादा थी, हीट करने के बाद विस्कोसिटी कैसी हो जाती है, अपने आप इसकी कम हो जाती है, तो जिस कारण वो क्या करता है, उसको आसानी से क्या करता है, पेन हमारे लिए चलने में। अगर तेल की ड्रिलिंग, विस्कोसिटी को नियंत्रित करने के लिए ड्रिलिंग के दौरान, ठीक है, ड्रिलिंग के दौरान तेल को अधिक क्या होता है, आसानी से खींचा जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जा सकता है ड्रिलिंग के दौरान कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। इसका मतलब ड्रिलिंग का मतलब यहाँ पर तेल की क्या होती है, ड्रिलिंग हो रही है,
ड्रिलिंग होता है कि यहाँ पर तरीका देखा हमने, तेल को हम आसानी से क्या कहते हैं ऊपर की ओर मूवमेंट करवा सकते हैं। जैसे शहद होता है वो आसानी से आता है, लचीला नहीं होता है, मतलब उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं, तेल को हम आसानी से फिंगर से नहीं निकाल सकते। तो एक में क्या है विस्कोसिटी ज़्यादा है, एक में विस्कोसिटी कैसी है कम है। अगला पेंट और कोटिंग्स, ठीक है, पेंट और कोटिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या कह रहा है पेंट की विस्कोसिटी को नियंत्रित किया जा सकता है, जो हम पेंट यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ताकि आसानी से क्या होता है ब्रश या स्प्रे से लगाया जा सके और समान रूप से फैलाया जा सके। उच्च विस्कोसिटी वाले पैंट्स अधिक गाढ़े होते हैं। तो आपने देखो जब क्या होता है हम पैंट यूज करते हैं उसमें हम कहते हैं थोड़ा सा डीजल, उसमें क्या होते हैं मिक्स करते हैं, पेट्रोल मिक्स करते हैं, और क्या होता है इसका प्रभाव को कहते हैं हम थोड़ा सा और ईजी बना देते हैं। जबकि कम विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी वाले पैंट्स कम होते हैं तो उनको क्या होता है अधिक तरल होते हैं, वो आसानी से क्या होते हैं फैल जाते हैं। अगला है खाद्य उपयोग, ठीक है, उद्योग, फूड इंडस्ट्री कह सकते हैं। अगला हमारे पास सिरप और सेब, इन दोनों का एग्जाम्पल है। खाद्य पदार्थों में विस्कोसिटी का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि वे किस प्रकार के पैक किए जाएंगे, मतलब जो हमारे पास हम खाद्य पदार्थ यूज कर रहे हैं उनको हम किस प्रकार से वहाँ पर हम पैक कर सकते हैं। पैकिंग देखी हुई आपने, जो हम पार्टिकल होता है हम कैसे पैक कर सकते हैं। उनके प्रवाह की गति, ठीक है, जो उनकी प्रवाह की गति होती है, उदाहरण के लिए शहद और सिरप जैसे पदार्थों की विस्कोसिटी कैसी होती है उच्च होती है, और वो क्या होते हैं धीरे धीरे बहते हैं, मतलब उनका जो क्या होता है मोशन होता है काफी ज्यादा क्या होता है स्लो होता है, और उनके वितरण में क्या हो जाती है आसानी हो जाती है, उनको हम आसानी से कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला है दूध और क्रीम। दूध और क्रीम की विस्कोसिटी को नियंत्रित किया सकता है, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, गाढ़ा भी हो सकता है और थोड़ा सा कैसा तो पतला भी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अच्छे से मिश्रित उत्पादित हैं, मिश्रित और कैसे उत्पादित मतलब उत्पादन किया जा रहा है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग मतलब जिसमें कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चीज की विस्कोसिटी ऑयल की मोटाई और प्रवाहित दर को, ठीक, प्रवाहित या प्रवाह की दर को क्या होती है प्रभावित करती है। जो हमारे पास कहती है विस्कोसिटी किसकी ऑयल की मोटाई होती है वो क्या होती है प्रवाह की दर को कहती है प्रभावित करती है। इंजन तेल की, ठीक, अगर ठीक, अगर हमारे पास इंजन ऑयल है उसकी जो विस्कोसिटी होती है कुछ होती है, वो क्या करती है इंजन के पुर्जों से अच्छे से चिकनाई को क्या करती है प्राप्त कर सके, इसलिए उनकी जो विस्कोसिटी होती है कैसी हाई होती है, और क्या करती है गर्मी को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे इंजन की जीवन काल क्या बढ़ती चलती है। आपने देखा होगा हम जिस गाड़ी में कहते हैं मोबिल डालते हैं इसका मतलब वहाँ पर एक प्रकार का स्टोर कर रहा है, जिसकी क्या इंजन की टाइम लाइफ होती है, लाइफ टाइम होती है, उसको कहते हैं इंक्रीमेंट करने का वक्त कहते हैं वर्क करता है, इसलिए हम कहते हैं सर्विस कराते हैं अदर चीज़ भी करते हैं। अगला क्या है ब्रेक फ्लूइड्स और गियर ऑयल। अब ये सारी बाइक गाड़ी वाले पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इन पदार्थों की विस्कोसिटी सही होनी चाहिए ताकि वह सही तरीके से कार्य करे और गियर सिस्टम और ब्रेक को सही प्रकार से काम करने में मदद मिल सके। किसकी बात कर रहे हैं ब्रेक फ्लूइड्स और गियर ऑयल की। अगर इनकी विस्कोसिटी कैसी होगी सही होगी तो अभी ये करते हैं वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसका मतलब एक में विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए हाई होनी चाहिए और एक में विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अगला है रासायनिक और फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, केमिकल और फार्मास्यूटिकल। फिर दवाओं का निर्माण, दवाओं और शैम्पू जैसे तरल उत्पादों की विस्कोसिटी को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि उनका उपयोग आसानी से किया जा सके। जो हमारे पास दवाइयाँ होती है शैम्पू उनको हम विस्कोसिटी अपने हम जो आपके होते हैं दवाइयाँ और शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है जो उनकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है स्लो होती है, मतलब वो मोशन कम करते हैं। आपने देखो जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसका गाढ़ापन काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर हम उसको पानी मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है एकदम से मोशन ज़्यादा होता है, लेकिन हम पानी में मिक्स ना करें तो उसका गाढ़ापन कहते हैं मैक्सिमम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पैकेट से या पाउच से बाहर आता है। अगला पाउडर क्रीम की बात कर रहे हैं, क्रीम लोशन और अन्य, ठीक है, फार्मास्यूटिकल उत्पादों में विस्कोसिटी का ध्यान रखा जाता है ताकि वे त्वचा पर अच्छे से फैल सके और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। जो हम क्या करते हैं क्रीम पाउडर यूज़ करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जा सकता है विस्कोसिटी का यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अगला प्राकृतिक और औद्योगिक तरल पदार्थ नेचुरल और इंडस्ट्रियल फ्लूइड। पहला है विस्कोसिटी मीटर का उपयोग प्राकृतिक तरल पदार्थों जैसे कि पानी खनिज तेल, कौन कौन से पानी खनिज तेल या अन्य रसायन की सही विस्कोसिटी मापने के लिए भी इसका क्या रहता है प्रयोग किया जाता है ताकि इनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में आसानी से किया जा सकता है। अगला है उच्च विस्कोसिटी वाले तरल पदार्थ जैसे ग्रीस, ग्रीस का हम यूज़ किसमें करते हैं गाड़ी में करते हैं साइकिल में करते हैं अदर चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है विस्कोसिटी वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई होती है, मतलब इसका टेम्परेचर कम चाहिए होता है। उन स्थितियों में किया जा सकता है जहाँ अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। अगर जैसे हम क्या करते हैं अवरोध ज़्यादा चाहिए तो किसका यूज़ करो ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मशीनरी के घर्षण को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ग्रीस का, तो मशीन स्मूथ, ठीक है। अगर जो मशीन का क्या हो रहा है घर्षण दो सरफेस में घर्षण ज़्यादा तो किसका प्रयोग कर सकते हैं हम विस्कोसिटी वाले पदार्थ को वहाँ पर हम कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर क्या होगा उसका मोशन क्या होगा थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये थे हमारे पास कुछ मैक्सिमम स्लाइड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो ये था हमारे पास का टॉपिक, ठीक, गैसेस स्टेट एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनोमेना। कैसे हम क्या करते हैं, गैसेस का संचालन कर सकते हैं, इसके अंदर हमने मेन टॉपिक देखे, हमारे पास सिलेबस में कंटेंट हमको मिलेगा। अदरवाइज कोई अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा तो काफ़ी हाल ज़्यादा है, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। ये रहेंगे